हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम अपना 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज को एंड करने वाले हैं। कोशिश करूंगा जो आखिरी चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, मैं अच्छे से आपको क्विक रिकैप दे सकूं कंप्लीट डेटा के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक चीज अच्छे से लिख के रखना जो कि आप बिफोर बोर्ड एग्जाम रिवीजन करके जाओगे। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, और आज हम दो स्पेशल नेबर की बात कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। सबसे पहले आपको एज एन इंडियन सिटीजन आपके पड़ोसी का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस है ये जरूर पता होना चाहिए, इसीलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। इंडिया और चाइना ना, हमारा मतलब चाइना और पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्री है, वो बॉर्डर शेयर करती है हमारे साथ। तो इन्होंने कैसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस किया, यानी किस तरीके से आजादी के बाद इन लोगों ने डेवलपमेंट किया और हम कैसे डेवलपमेंट किया, आज हम कहां पे, ये सारी की सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक कोल्ड वॉर चला था जो बेसिकली सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच चला। सबसे लंबी जंग थी कोल्ड वॉर, जहां पे किसी की जान तो नहीं गई लेकिन दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं अनबन बनी रहती थी। दोनों कंट्री ने अपने अपने अलाइज बना लिए, अपने अपने ग्रुप बना लिए कि भी हमारा ये ग्रुप है, हमारा ये ग्रुप है। इसको इंटरनेशनल ग्रुपिंग बोलते हैं, और आप अगर हमसे लड़ाई करोगे तो हमारा पूरा ग्रुप खड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ग्रुपिंग। तो बेसिकली जो कुछ ग्रुपिंग्स है, जैसे सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इसके अंदर इंडिया पार्ट नहीं लेता है। एशियन ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, G20 समिट हुआ था कुछ दिन पहले, ब्रिक्स नेशन में भी इंडिया आता है। कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड 1947 टू 1991 ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन विद इट्स allies, satellite state, and United States with its allies after the World War II. History of the conflict began in 1946-1947. World War I कब हुआ था? 1914 to 1918, और World War II कब हुआ? 1939 to 1945. बस बेसिकली डेटा है। अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना क्लास वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आज इंडिया चाइना से आगे निकल चुका है पॉपुलेशन में। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 October 1949। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंड्रिन यानी चाइनीज लैंग्वेज, और 70% से ज्यादा लोग जो है वो मैंड्रिन लैंग्वेज बोलते हैं। चाइना एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, और चाइना की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना अमेरिका के बाद। चाइना के तो आप रील्स आते हैं, देखते हो आपको चाइना में क्या लेवल का डेवलपमेंट है। और चाइना में ना जो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड लैंड ओन बाय ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स वर बॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। जमीन जितनी भी है ना, उसका कंट्रोल किसके पास है? चाइनीज गवर्नमेंट के पास। लोग काम कर सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं, इनकम रख सकते हैं टैक्सेस देने के बाद, बट कंट्रोल जो है वो किसके पास है? चाइना की सरकार के पास। अब ध्यान से अच्छे से समझना, चाइना में 5 पॉइंट हैं आजादी के बाद से जो शो करता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। मैं 100% आपको कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला जो कैंपेन चलाया था, जैसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, जैसी चाइना को समझ लो आजादी मिली, माओ जेडोंग साहब ने कमान संभाला उस टाइम पे, और माओ जेडोंग साहब लेके आए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इन्होंने कहा अगले 5 साल में हम ऐसी छलांग लगाएंगे कि हम ब्रिटेन अमेरिका को सबको पिछाड़ देंगे 5 साल के अंदर। इसके लिए कैंपेन चलाया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर था क्या? फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन, लोगों से बोला मिलजुल कर खेती करो और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने घर घर में बैकयार्ड्स में स्टील के कारखाने लगाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ। इंडस्ट्री और मॉडर्न एग्रीकल्चर पर उन्होंने पूरा जोर दिया। इट वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी 1958। जीएलएफ कैंपेन कब आया था? 1958। और एम क्या था क्लास? ये मॉडर्न इकोनॉमी बनाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। इन रूरल एरिया कम्यून वाज स्टार्टेड। इन्होंने कम्यून्स बनाए और अराउंड 26,000 कम्यून बना दिए, ग्रुप बना दिए, इसके अंदर पूरा फार्म एरिया कवर हो गया। जीएलएफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी, 3 से 5.5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर, सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। और ध्यान रखना कि जो जीएलएफ कैंपेन एक तरीके का फेलियर माना गया, लोगों को फोर्स किया गया खेतीबाड़ी करने के लिए। 4 पेस्ट अटैक लिया कि 4 ऐसे तत्व हैं एक तरीके से जो हमारे फसल को खराब करते हैं। इन्होंने बोला भैया ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इन्होंने बोला भैया ये लेके आए 4 पेस्ट कैंपेन 1958 में। इन्होंने बोला मक्खी, मच्छर, ठीक है, और ये जो चूहे और बुरैया, इन सबको मार दो, क्योंकि भाई ये सारे के सारे फसल खराब करते हैं। जब ये सारे के सारे मर गए तो भैया अगर चिड़िया को मार दोगे तो भैया लोग क्या कर रहे थे? गुलेल बजा बजा के चिड़िया को मार रहे थे, साउंड पॉल्यूशन करके, उनको नॉइस पॉल्यूशन करके उनको नीचे ला के मार के माला बना के पहन रहे थे। इनको खत्म करो, ये हमारे फसल खराब करते हैं। लेकिन जो टिड्डी है उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ी, ग्रास होपर जिसको बोलते हो, लैकोस्टेनी टिड्डी, जो दल टिड्डी का जो दल है, ग्रुप ऑफ मतलब
मतलब कि जो मतलब आप देखते हो ना टिड्डी की फोटोज यहाँ पे है नहीं, मैं दिखा देता नहीं था, ये रहा ग्रास होपर, इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, फूड चेन डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फसल जो है आके चढ़ जाते थे और अनाज की कमी होने लगी, भुखमरी छाने लगी, जिसके बाद से भैया भुखमरी इतनी ज्यादा छाने लगी कि लोग भूखे मरने लगे और 3 से 5 करोड़ लोगों की वहां पे डेथ हो गई। सेकेंड जो है वो है कल्चरल रेवोल्यूशन। अपने कल्चर का हवाला देते हुए 1966 में माओ लेके आए कल्चरल रेवोल्यूशन, और एम क्या था, वीप आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट पार्टी थे, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो उसको अपोज करेगा ना उनको हटा देंगे। अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड भेजा गया लोगों को, जा जाके प्रैक्टिकली सीखो। 1976 में फाइनली माओ जेडोंग की डेथ हो गई और 1976 के बाद माओ यहाँ पे चाइना में आया रिफॉर्म्स यानी कि सुधार। 1978 में चाइना रिफॉर्म्स लेके आता है। पहले स्टेज के अंदर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाया जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स लेके आते हैं। एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया स्मॉल प्लॉट्स के अंदर। पहले जो कम्यून थे ना सबको मिलके जमीन दे रखा था, अब स्मॉल स्मॉल प्लॉट के अंदर लोगों को जमीन दे दी, आप अपना खेती बाड़ी करो, टैक्सेस पे करो, जमीन का ओनरशिप सरकार अपने पास रखती थी। उनको अलोकेट किया गया सारी की सारी इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस, और लेटर फेज में रिफॉर्म्स को लेके आया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहले आया एग्रीकल्चर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को अलाउ कर दिया गया कंपटीशन के लिए, और जो सरकारी कंपनी थी उनको कहते थे एसओई, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, उनको कंपटीशन दिया गया प्राइवेट कंपनी के साथ, मतलब प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया गया जैसे हमने किया था प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अगला है डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म्स। डुअल प्राइस के अंदर दो तरह के प्राइस सेट किया। पहला, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट वर टू रिक्वायर बाय एंड सेल क्वांटिटी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी चीज थी इसके प्राइस सरकार ने फिक्स किया, और बाकी अदर ट्रांजेक्शन जो है वो डिमांड सप्लाई बेसिस पे मार्केट प्राइस में बिकने लगा। लास्ट है एसईजेड। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, एसईजेड, जहां पे बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा काम होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और साउथ एशिया में है, वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और यहाँ पे लगभग 21.2 करोड़ की पॉपुलेशन है अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए। और आज़ादी कब मिली? 14 अगस्त। हमसे ही ये अलग हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने और अंग्रेजों ने मिलकर डिवाइड एंड रूल का तो चला ही रहे थे कि हम जा रहे हैं, जाते जाते अलग कर देंगे, तो इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया। इसकी वजह से आज भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं इसके ऊपर। तो 14 अगस्त 1947 को ये हमसे अलग हुआ, और 1971 में एक वॉर छिड़ा जो ईस्ट पाकिस्तान फिर से अलग हो गया और बन क्या गया? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें 34th लार्जेस्ट कंट्री है। हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ध्यान रखना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सरकार जो है स्टेबल नहीं है, कुछ भी चेंज होता रहता है, सरकार 5 साल टिकती भी नहीं है। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया, और नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखना, 1971 में कौन सा वॉर छिड़ा? सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो भैया यहाँ पे बांग्लादेश अलग हो गया। ये देखो, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था और ये था वेस्ट पाकिस्तान, दोनों एरिया पाकिस्तान का था, लेकिन फिर ये अलग हो गए। इन्होंने इन पे इतना अत्याचार किया, इन्होंने फिर अपना अलग कंट्री बना लिया। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया 1971 की वॉर में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और फाइनली यहां पे इसको बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, अलग बन गई कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्या है? मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि जैसे इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है उसी तरह से पाकिस्तान भी एक मिक्स इकोनॉमी है। और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970 से पहले सरकार नेशनलाइजेशन ऑफ गुड्स कर रही थी, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, सारी चीजें अपने हाथ में रख रही थी। लेकिन 1970 के बाद धीरे धीरे सरकार ने चीजों को डी नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे थे, उधार बहुत लिए उन्होंने लेट 90s में। अपने जो फॉरेन के बैंक्स हैं, या जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबसे काफी ज्यादा उधार लिया। इवन जो इमिग्रेंट्स थे इनके जो बाहर रह रहे थे उनसे भी फाइनेंशियल सपोर्ट काफी लिया, और फिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, जिसकी वजह से पैदावार काफी अच्छा बढ़ गया इनका। तो ये 5 के 5 पॉइंट थे पाकिस्तान इकोनॉमी के। 1971 का वॉर था, जहां पे बेसिकली 30 लाख सिविलियन जो है इन बांग्लादेश, और रेप ऑफ 4 लाख लोगों का रेप हुआ, 3 से 30 लाख लोगों की जान चली गई, 4 लाख लोगों का लगभग महिलाओं का रेप हुआ। और इस कॉन्फ्लिक्ट से ना 1 करोड़ रेफ्यूजी लगभग जो है हमारी कंट्री के अंदर घुस आए थे। आज भी पता है बांग्लादेश से लोग घुसपैठिए जो है बंगाल से घुसाते हैं, तो ये पूरा का पूरा अब बांग्लादेश बन गया 1971 के वॉर के। बस इतना ध्यान रखना, मैंने डिटेल में बताया, इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है। अब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे
अलग अलग पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहला डेमोग्राफिक इंडिकेटर, अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 135 करोड़ है, चाइना की क्लास 139 और पाकिस्तान की 200, पाकिस्तान की जो है वो 21 करोड़ है। अब ये डेटा 17-18 का है, आपको 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग लिखना है। आज का जो डेटा 2025-26 का वो नहीं लिखना आपको। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है 1.03 है और ये 0.46 2.5। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान की बहुत तेज है, चाइना की कम है। क्यों? ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। ध्यान रखना किसकी वजह से? वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेके आई थी। 2015 में इसको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। लेट 1979 में आया था और 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा होगा। तो सब लड़का चाहते थे भाई लड़के, सारे लड़के होंगे तो वो शादी किससे करेंगे, बच्चे कैसे पैदा होंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो इस चाइल्ड पॉलिसी को बेकार मान के खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन काफी ग्रोथ जो है वो डाउन हो गया। डेंसिटी, भीड़ सबसे ज्यादा कहां पे? इंडिया में 455 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जबकि चाइना में सिर्फ 145, पाकिस्तान 275। सेक्स रेशियो में सबसे खराब इंडिया है, सबको लड़की ही चाहिए, 920, लड़की नहीं चाहिए लड़के ही चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है डेटा, बट लेकिन बहुत गंदी हालत थी पहले। 924, सिर्फ 924 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स, 949 और 943 पाकिस्तान और चाइना का। फर्टिलिटी, एक ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? इंडिया में 2.2, चाइना में 1.7, जबकि पाकिस्तान में बहुत तेज है 3.6। अर्बनाइजेशन का एरिया सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे ज्यादा है चाइना के अंदर और सबसे कम कहां पे है? इसमें इंडिया के अंदर। तो ये था आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर, तीनों कंट्री के बीच का कंपैरिजन। डेटा अगर याद कर लोगे अच्छा है, नहीं तो फिर कौन ज्यादा कौन कम, बस इतना ध्यान रखना। डेटा एग्जैक्ट नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट में इंडिया ने ग्रोथ रेट शो किया, जबकि पाकिस्तान और चाइना ने कोई ग्रोथ रेट शो नहीं किया। पीपीपी पर परचेसिंग पावर पैरिटी है, जहां पे एक कंट्री के गुड्स को दूसरी कंट्री के गुड्स में कंपेयर किया जाता है कि भैया अगर आप यूके में एक पाउंड कमाते हो तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए जो भी आप मान लो एक बर्गर आप यहाँ पे 1 पाउंड खरीदते हो तो वहां पे आपको 1.56 पाउंड का, 1.56 डॉलर का मिलेगा। दो कंट्री के एक्सचेंज रेट अलग है, दो कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग है। ये है क्लास आपका पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, जहां पे परचेसिंग पावर का कंपैरिजन करते हो अलग अलग कंट्री के बीच। इसको करता कौन है क्लास? इसको करता है वर्ल्ड बैंक। 2021 के अकॉर्डिंग जो इंडिया यूएस का पीपीपी है वो $1 अगर आप अमेरिका में कमाते हो तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए इंडिया में आपको 23 रुपए चाहिए। जो एक्सचेंज रेट अलग है, वो 70, 80, 90 तक पहुंच गया, 100 तक पहुंचने वाला है। लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट है ना क्लास, ये एक्सचेंज रेट है पीपीपी का, परचेसिंग पावर पैरिटी। एक इकोनॉमिक थियोरी है जो अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसी टू वन अनदर। इट इज अ थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउ यू टू बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। देखो ये ऐसा एक्सचेंज रेट है जो आपको अलाउ करता है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। अगर मेरे पास इंडिया में 23 रुपए है, मैं एक बर्गर खा सकता हूं, तो सेम मैं अमेरिका में जाके $1 में खा सकता हूं। यानी कि सेम चीज आप वहां पे कितने खरीदोगे, सेम चीज वहां पे कितने खरीदोगे। तो इसका एक कॉमन जो है पैरामीटर जिससे हम लोग मेजर करते हैं, और यूएस डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल करेंसी माना जाता है, इसलिए जीडीपी अलग अलग कंट्री की जो है वो आप डॉलर में देखते हो। नेक्स्ट है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर 16% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, जबकि इंडस्ट्रियल 30, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा। लेकिन काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर में 43% लोग काम करते हैं, जीडीपी में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन 30% है। सर्विस सेक्टर में 32% काम करते हैं लोग, लेकिन जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 54% है। सिमिलरली चाइना का एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, टोपोग्राफिक कंडीशन चाइना की इतनी अच्छी नहीं है कि फसल अच्छी, हर जगह फसल अच्छी नहीं होती। गन्ना और चाय एक साथ नहीं उगाया जाता। गन्ना जो है यूपी में उगता है, चाय जो है वो असम में, दार्जिलिंग में या फिर आप केरला में जाओगे वहां पे मिलेगा आपको। तो ये 7 है। चाइना की कंडीशन अलाउ नहीं करती खेती बाड़ी करने के लिए, इतना इसकी वजह से 7% कंट्रीब्यूशन है। काम करते हैं 26% लोग। इंडस्ट्री में 41% कंट्रीब्यूशन है, काम सिर्फ 28% लोग करते हैं। और सर्विस सेक्टर में 52% कंट्रीब्यूशन है, काम 46% लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अगेन पाकिस्तान में भी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जीडीपी में, 57% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, 35% लोग काम करते हैं। एग्रीकल्चर 41% लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन जस्ट 24% है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24% लोग काम करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 19% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट किस किस तरीके से, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम हो गया। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग होती है, और नॉर्वे इसकी टॉप रैंक पे है। इसका स्कोर जो है वो 0 to 1 के बीच आता है, 0.957 स्कोर है नॉर्वे का। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की वैल्यू है वो है 0.645, चाइना की 0.761, पाकिस्तान की
0.557। अगर मैं रैंक की बात करूं तो इंडिया की रैंक है 130, चाइना की 87 और पाकिस्तान की रैंक कितनी है 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में 69.7 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 76.9 चाइना की जो सबसे अच्छी है, मेडिकल कंडीशन अच्छी शो करता है चाइना, और पाकिस्तान में सबसे खराब 67.3। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज ऑफ 15 एंड अबव, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में इंडिया का 6.5 है और चाइना का 8.1%, जो कि पाकिस्तान का सबसे खराब है 5.2। तो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में चाइना सबसे आगे है और इंडिया मीडियम और पाकिस्तान सबसे पीछे। जीएनआई पर कैपिटा, तो जीएनआई $6681 है इंडिया का, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, वो कितना है आपका पर कैपिटा इनकम $16,000 और पाकिस्तान का जस्ट $5,000। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं ना तो विद इन 1 ईयर 29.9 जो है वो इंडिया में डेथ हो जाती है, 7.4 है चाइना की और 57.2 जो पाकिस्तान की। भी शो करता है कि जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है ना वो इंडिया का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना, और पाकिस्तान का तो सबसे बुरा है। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं जब बच्चा पैदा करती है उसमें 133 महिला की इंडिया में डेथ होती है, चाइना में जस्ट 29 और पाकिस्तान में कितना 140। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ भी चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान सबसे खराब। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लिबर्टी इंडिकेटर, ध्यान रखना, इसके बिना जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अधूरा है। दीज आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। कंट्री में सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है इन इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री। एग्जांपल, एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, वोटिंग में पार्टिसिपेशन कितनी है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कैसे कैसे आपको मिले हैं, जुडिशियरी कैसी है, लॉ कैसा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इनकम्प्लीट है इसके बिना, और इट इज एन इंडेक्स यूज्ड टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन। सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है उसको देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर होता है, लिबर्टी इंडिकेटर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तीनों कंट्री के बीच में, तो इंडिया जो है वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, बट इंडिया में भी काफी अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान सबसे पीछे है और चाइना सबसे आगे है। इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी 50% अराउंड लोग खेती बाड़ी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रूरल एरिया में पहुंचा नहीं है और अभी भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ना है, और अभी 1/4 लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री में है। पाकिस्तान की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, उधार पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और वॉलेटाइल परफॉर्मेंस, ठीक है, अलॉन्ग विद वोलेटाइल परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब कभी बहुत तेज अच्छा परफॉर्म हो गया, कभी एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस डाउन हो गया, तो ये स्लो डाउन करता है। ये लाइन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्लो डाउन करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। रिसेंट पास्ट में लेकिन देखा गया है कि पाकिस्तान की धीरे धीरे जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में धीरे धीरे अब वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं, पहले से बेटर हो रहा है। चाइना की बात करें, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। ह्यूमन राइट चाइना में बहुत मेजर कंसर्न है, फ्रीडम इतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। लेकिन लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर चाइना भी धीरे धीरे मार्केट सिस्टम को यूज कर रहा है विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सक्सेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ। धीरे धीरे चाइना भी इसमें बहुत ग्रोथ कर रहा है, गरीबी हटा रहा है। चाइना यूज करता है मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप। सरकार लेकिन अभी भी कलेक्टिव ओनरशिप लैंड की रखती है, टैक्सेस पे करने के बाद लोग अपनी इनकम रख सकते हैं। और पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है चाइना का, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो काफी आगे जाता है पाकिस्तान से और चाइना से, राइट, पाकिस्तान से और इंडिया से। तो ये मैंने क्विक रिवीजन कराया, उम्मीद है कि आपका एकदम अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। ये जो 10 मिनट रिवीजन सीरीज चलाया था ना मैंने, ये बहुत क्विक रिवीजन के लिए था कि जब आपको चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, एक बार गो थ्रू करना चाहते हो, एग्जाम से पहले देखना चाहते हो, उसके लिए मस्ट है। तो आई होप ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज आपको काफी हेल्प किया होगा। आज यहाँ पे एंड हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नई सीरीज लेके आएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की और अच्छे से सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।